नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम आज आपके लिए लेके आए हैं आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2021 में होने वाले जूलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके कुल 3 पेपर होते हैं, तो इस वीडियो में हम आपके तीनों पेपर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इस बार एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपके पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट में 3 यूनिट हैं और यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक हैं, जैसे इसमें जो फर्स्ट जो टॉपिक आता है पैलिमोन या प्रोन के बारे में आता है। पैलिमोन या प्रोन के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इस बार लग रहा है कि प्रोन का नर्वस सिस्टम पूछा जा सकता है, प्रोन का तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में बताइए। आपको 6 नंबर के बारे में सवाल आ सकता है, 3 नंबर में छोटा सवाल बन सकता है, बाकी 6 नंबर के इसकी चांस ज़्यादा है। इसके अलावा प्रोन के गिल्स के बारे में बताइए। पैलिमोन की जो ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, ग्रीन ग्रंथियां होती हैं, उनके बारे में बताइए। इनकी कंपाउंड आइज और स्टेटोसिस्ट, ये जो टॉपिक्स हैं आपको मिस नहीं करने हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में आपके प्रैक्टिकल में भी है पैलिमोन और थ्योरी में भी है, तो आप इसे कंप्लीट पढ़ के जाना। मेरी तो आपको यही सलाह है कि आप पैलिमोन के बारे में कंप्लीट चैप्टर पढ़ के जाएं और आप इसके किसी भी टॉपिक को स्किप ना करें, ताकि एग्ज़ाम में आप इसको अच्छे से कवर कर सकें। इसमें ये जो टॉपिक्स हैं आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं। पैलिमोन या प्रोन के बारे में आ सकते हैं। सेकंड बात करें हम तो स्कॉर्पियन का टॉपिक आता है। स्कॉर्पियन में हमारे जो उसके बुक लंग्स होते हैं, इनके बारे में एक 3 नंबर का सवाल आ सकता है। इसके बाद बात करें तो फिर पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जो कि कॉकरोच होता है, इसके बारे में सवाल इस बार पिछले एग्जाम्स में नहीं पूछा गया था, तो इस बार चांस बन रहे हैं ज़्यादा। इसकी एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें मेल और फीमेल दोनों का ही पूछा जा सकता है या फिर अलग अलग भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप फर्स्ट यूनिट में इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करें और इनको अच्छे से पढ़ के जाएँ। बात करते हैं हम सेकेंड यूनिट की या सेक्शन बी की। इसमें आप सभी जानते हैं कि पाइला आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो पाइला के नर्वस सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में प्रैक्टिकल्स में है। तो आपको इसके कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कि पाइला के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताइए। 6 नंबर का सवाल भी बन सकता है, 3 नंबर का भी बन सकता है। टेनिडियम, अगर इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूछा जाएगा तो ये आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप टेनिडियम की स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है 3 नंबर का कि टेनिडियम, पाइला की टेनिडियम के बारे में आप बताइए, 3 नंबर का सवाल आ सकता है। इसके अलावा एक्सक्रेटरी सिस्टम में पूछा जा सकता है कि पाइला का उत्सर्जी तंत्र के बारे में बताइए, या फिर डायरेक्ट ऐसा सवाल भी आ सकता है कि ऑर्गन ऑफ भोजेनस, कि पाइला में भोजेनस के अंग के बारे में बताइए। 3 नंबर का सवाल ऐसे बन सकता है। सेकंड जो इसमें टॉपिक आता है यूनियो का। यूनियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सवाल बनने की इसमें काफ़ी चांसेज हैं। यूनियो के शेल, इसके कवच के बारे में पूछा जा सकता है। इसके ऊपर पूरा 6 नंबर का सवाल भी बन सकता है। ध्यान देना, यूनियो के कवच के बारे में 6 नंबर का सवाल भी बन सकता है। और इसके गिल्स के बारे में पूछा जा सकता है कि यूनियो के गिल्स के बारे में बताइए। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनियो के, क्योंकि यूनियो से अभी तक इसमें पूछा नहीं गया है एग्जाम में, जब से सिलेबस चेंज हुआ है। तो इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनियो से बनते हैं। उसके बाद है फिर बेलेनोग्लोसस, जो इसका लास्ट टॉपिक है सेकेंड यूनिट का। बेलेनोग्लोसस में पिछली बार इसके जीवन वृत्त के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में पूछा गया था। इस बार आपके इसकी मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकारी के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको कैसे बताना है कि बेलेनोग्लोसस की मॉर्फोलॉजी, यानी कि इसकी आउटर स्ट्रक्चर कैसी होती है। आपको इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि इसके निम्न भाग होते हैं और उनके बारे में स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है एस्टेरियास। एस्टेरियास के बारे में टॉपिक थर्ड यूनिट में भी चलता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्टेरियास या स्टारफिश। उसके बारे में पिछले साल पूछा जा चुका है। तो एस्टेरियास में इस साल जो सवाल बन सकता है वो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इसमें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में आपको बताना है कि किस तरह से होता है, और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एस्टेरियास से सवाल बन सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे यूनियो के बारे में और पाइला, क्योंकि ये दोनों ही आपके प्रैक्टिकल्स में भी हैं, थ्योरी में भी हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। और बात करते हैं सेक्शन सी या यूनिट सी की। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एग्जाम के लिए, आपके इस बार 50% आपको सॉल्व करना है पेपर। आपका पेपर 33 नंबर का है,
तो आप कोई से भी सवाल हल कर सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। आपके पूरे 10 सवाल आते हैं, उनमें से जो पहला क्वेश्चन आता है उसके 9 पार्ट होते हैं छोटे छोटे, और बाकी के 9 सवाल बड़े होते हैं। आपकी कोई ऐसी इस बार बाध्यता नहीं है, आप कोई से भी आप ऐसे सवाल कर सकते हो जो टोटल मिला के कुल 17 नंबर के आसपास हो रहे हो, क्योंकि पेपर आपका 33 नंबर का होगा, उसमें से आपको 17 नंबर का सवाल करना है। अब 17 नंबर के करने हैं तो आपको कोई से भी ऐसे 3 सवाल करने हैं जो बहुत अच्छे से आ रहे हों। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है पर्सनली कि आप सेक्शन सी काफ़ी आसान भी पड़ता है, अब कुछ ही टाइम बचा है 2-3 दिन का, तो आप इस यूनिट सी को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। अगर आप सिर्फ एक सेक्शन को भी कंप्लीट पढ़ के जाते हो तो आपको ये यूनिट बहुत अच्छे नंबर से पास करवा सकती है, आपके पूरे में से पूरे नंबर भी आ सकते हैं। इसलिए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हमें देखना है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स पिछले साल पूछ लिए गए थे इसमें से, इसलिए उन टॉपिक्स के बजाय हम बाकी टॉपिक को हम करेंगे डिस्कस। इसमें पहला है ल्यूकोन कैनाल सिस्टम, क्योंकि पिछले साल जो क्वेश्चन आया हुआ था वो साइकोन कैनाल सिस्टम के बारे में था, तो इस बार ल्यूकोन कैनाल सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है और ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर 6 नंबर का आ सकता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट, कि कीटों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिवर्धन के बारे में समझाइए। तीसरा टॉपिक आता है सैलिएंट फीचर्स इन हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा के सैलिएंट फीचर्स के बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए। इसके ऊपर भी बहुत ही इस बार मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर 6 नंबर का सवाल जरूर बनेगा, क्योंकि काफ़ी आसान सवाल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ हेमिकोर्डेटा। उसके बाद है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्माइट्स एंड हनी बीज, टर्माइट्स यानी दीमक और हनी बीज यानी मधुमक्खियाँ, कि उनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठन किस प्रकार से होता है। बहुत ही आसान सवाल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस बार सवाल यहाँ से बनने के भी पूरे चांस है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आसान टॉपिक है, जल्दी से आपको याद भी हो जाएगा। और लास्ट इसमें बच गया पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशिया, जो क्रस्टेशिया होते हैं उनमें परजीविता का वर्णन करो। तो इस प्रकार से हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये पेपर फर्स्ट के लिए हमें पढ़ने हैं। अगर आप सिर्फ यूनिट सी को भी पढ़ के जाते हो, सेक्शन सी को भी पढ़ के जाते हो, तो भी आपको बहुत अच्छे से पास हो सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि आप सारे बड़े सवाल ही करो, आपको अगर 2 छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप वो भी कर दो, आपके नंबर पूरे आने के उसमें चांस रहेंगे। जो सवाल सही आए उन्हीं को करना है। ओके, अभी हम बात करेंगे अब पेपर सेकंड के बारे में। अब हम सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर में भी 3 यूनिट हैं। अब इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ए है या यूनिट ए है, इसमें हम बात करते हैं। चूँकि पिछले एग्जाम में 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रोटीन और लिपिड के डाइजेशन के बारे में पूछ लिया गया था, तो या तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा नहीं, डाइजेशन से या तो क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर आएगा तो बचा हुआ अपने पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, की कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन पर टिप्पणी लिखिए, है ना। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है और ये इम्पोर्टेंट है। अगर इससे क्वेश्चन आता है डाइजेस्टिव एंजाइम से, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा जाएगा, ये श्योर है। ठीक है, 6 नंबर का सवाल आएगा डायरेक्ट यहाँ से। उसके बाद फिर यहाँ से जो सेकंड जो टॉपिक है अपना, जहाँ से पिछले 2 साल से कोई ऐसा सवाल आया नहीं है, पिछले साल तो एक भी सवाल नहीं आया था हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से संभावना बनती है इस बार क्वेश्चन आने की। जो रेस्पिरेशन में है, यहाँ पे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि हमारे जो ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। या फिर इसमें सवाल दूसरा पूछा जा सकता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म को समझाइए। यहाँ पे 6 नंबर का सवाल बन सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार जो एग्जाम में आने की संभावना है। तीसरे नंबर पे देखते हैं हम सर्कुलेशन सिस्टम पे। सर्कुलेशन सिस्टम में यहाँ पे कार्डिक साइकिल के बारे में पूछा जा सकता है। कार्डिक साइकिल के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। 3 नंबर का सवाल तो नहीं आएगा, लगभग 6 नंबर का ही बनेगा अगर बनेगा तो यहाँ से। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, की हमारे शरीर का तापमान का नियंत्रण कैसे होता है उसके बारे में बताइए। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन और बन सकता है हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, हार्ट की स्ट्रक्चर, या फिर यहाँ से बीपी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, संभावना है आने की। उसके बाद फिर जो हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में है उसमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट यूनिट से बन सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फिजियोलॉजी बहुत ही आसान होती है और आपको ये पूरी यूनिट बहुत अच्छे से करके जानी है।
आपको फर्स्ट यूनिट और लगभग सेकंड हाफ यूनिट बहुत ही अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट करके जाने हैं, और इनमें कहीं से भी कैसे भी सवाल आ जाएं, ये तो ठीक है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन आए तो आपको वो भी आना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है इसके लिए। और क्योंकि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का एग्जाम एक ही दिन है, 1.5 घंटे में, इसलिए आप विशेष सावधानी करके जाएं, बढ़िया तैयारी करके जाएं। अब हम बात करते हैं यूनिट बी की, सेक्शन बी की। इसमें न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, 3 नंबर का सवाल आ सकता है। या फिर नर्व इम्पल्स के बारे में पूछा जा सकता है, नर्व इम्पल्स के बारे में समझाइए। या फिर यहाँ से 6 नंबर का सवाल बन सकता है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसके बारे में समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किससे हैं, हमारे नर्वस या न्यूरॉन वाले पार्ट से। उसके बाद है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड से क्वेश्चन आएगा तो संभावना ज़्यादा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से इस बार क्वेश्चन बनेगी। इसकी स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में बताइए। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में 3 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। पैनक्रियाज के बारे में पूछा जा सकता है। टेस्टिस और ओवरीज, यानी कि लगभग सभी ग्लैंड्स आपको आनी चाहिए। इनके फंक्शंस आप बहुत अच्छे से देख के जाएं कि कौन कौन से हार्मोन्स ये रिलीज करती हैं और वो हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं, ये नया टॉपिक जुड़ा है तो इसके ऊपर सवाल आ सकता है, संभावना बनती है, हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी फंक्शन की। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके ऊपर हाइपोथैलेमस का कंट्रोल कैसे होता है, इसके बारे में आप समझाइए। तो न्यू टॉपिक है तो इससे भी संभावना है आने की। बाकी आप इन सब को अच्छे से क्लियर करके जाएं। और जो हमारा एक टॉपिक और बच गया जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये जो स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, स्केलेटन मसल की स्ट्रक्चर बताइए, है ना। इसका कॉन्ट्रैक्शन तो लास्ट ईयर में पूछा जा चुका है, इसलिए बाकी टॉपिक से इस बार क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी या यूनिट सी जो है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पूछा जा सकता है। पूरे 6 नंबर में सवाल आ सकता है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल के बारे में पूछा जा सकता है, इसमें भी पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की कितने टाइप्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर लगभग क्या होती है और उनके फंक्शंस के बारे में बताइए। 6 नंबर का सवाल बनेगा अगर यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आया तो। और इंसुलिन का रोल पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में इंसुलिन कैसे हेल्पफुल होती है, ये बताइए। उसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन वाले चैप्टर की हम। तो इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स के बारे में पूछा जा सकता है। डीएमिनेशन की प्रोसेस कैसे होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या इसका रोल होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बात करें हम बायोकेमिस्ट्री में थर्ड टॉपिक जिसको लिपिड बोलते हैं, उसमें बीटा ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ फैटी एसिड्स, कि फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेटिव पाथवे कैसे काम करता है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी 3 नंबर का सवाल आ सकता है इधर से। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको, मैंने कहा कि कम से कम आपको 2 यूनिट बहुत अच्छे से क्लियर करके जानी है। अगर आप फिजियोलॉजी फर्स्ट और फिजियोलॉजी सेकंड यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपके पेपर में पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना बनती है। अभी हम बात करेंगे सेक्शन पेपर थर्ड की। अब हम पेपर थर्ड की बात करते हैं। पेपर थर्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट ए या सेक्शन ए की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें से पिछले एग्जाम में एंटीबॉडी के बारे में और जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में सवाल आया था। तो इस बार मैक्सिमम ही संभावना ये बनती है कि क्वेश्चन एंटीजन पे बने, इसलिए जो हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एंटीजन्स। एंटीजन्स पे इस बार टॉपिक क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। इसके टाइप्स पूछे जा सकते हैं कि एंटीजन के टाइप्स के बारे में बताइए। और इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा के कितने प्रकार हैं, है ना, इन्नेट और एक्वायर्ड, जो जन्मजात होती है और एक उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, इनके बारे में सवाल आ सकता है 6 नंबर का बड़ा। इनके अलावा 3 नंबर में हेप्टेंस में पूछा जा सकता है कि हेप्टेंस क्या है, इनके बारे में बताइए। एक सवाल आ सकता है 3 नंबर में फैगोसाइटोसिस के बारे में, प्रेसिपिटेशन के बारे में, ये छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं। 3 नंबर में मैक्रोफेज के बारे में बताइए, मेमोरी सेल्स के बारे में बताइए। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की जो प्रबल इस बार संभावना है वो क्या है, AMI और CMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी
और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस बार यहाँ से क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको, और एंटीजन के टाइप्स के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सेक्शन बी के बारे में बात करें तो यहाँ से जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया का क्वेश्चन बन सकता है कि बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताइए। और जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है कि उसमें एंडोस्पोर और सिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनके बारे में अलग अलग पूछा जा सकता है कि एंडोस्पोर ही बताइए या सिर्फ सिस्ट ही बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आ जाए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के बारे में पूछा जा सकता है डायरेक्ट 3 नंबर का सवाल कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है बैक्टीरिया, इसके बारे में बताइए। इनके अलावा 3-3 नंबर के जो छोटे क्वेश्चन से बन सकते हैं कार्बन और इनके एनर्जी के सोर्स। जर्म थ्योरी के बारे में सवाल बन सकता है, ये आपके कहाँ से बन सकते हैं, सेकंड यूनिट से या सेक्शन बी से। जो सेक्शन सी है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने की इस बार जो संभावना है वो क्या है, एक तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कि प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कैसे होता है इनके बारे में बताइए। और ये या तो प्रोकैरियोटिक में पूछा जा सकता है या फिर यूकैरियोट्स में पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बारे में बताइए। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर का सवाल पीसीआर पे बन सकता है, 3 नंबर का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे भी बन सकता है। इसके अलावा 3 नंबर का क्वेश्चन आरएफएलपी पे भी बन सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का सवाल बन सकता है, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर के एग्जाम को देखें तो उसमें जो आपकी होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसके बाद दूसरी जो टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन बच गया वो क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और इसके क्या उपयोग हैं, किस प्रकार से बनाई जाती हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 3 नंबर का जो सवाल बन सकता है एंटीबायोटिक्स के बारे में बताइए, जैसे पिछले साल वैक्सीन के बारे में पूछा गया था। आर्टिफिशियल ब्लड के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। वेक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है 6 नंबर का क्वेश्चन कि जितने भी वेक्टर्स हैं उनके बारे में बताइए। किसी प्रॉपर वेक्टर के बारे में पूछ लेगा, लास्ट ईयर प्लाज्मिड के बारे में पूछा गया था। पेस्ट कंट्रोल के बारे में पूछा जा सकता है, लास्ट ईयर 6 नंबर का सीवरेज कंट्रोल के बारे में पूछा गया था, इस बार 3 नंबर का पेस्ट कंट्रोल से बन सकता है। यहाँ से 3 नंबर का फर्मेंटेड फूड से बन सकता है कि जो हमारा किण्वित भोजन होता है उसके बारे में बताइए। या फिर इधर से एक टॉपिक और बच गया क्लोनिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोनिंग पे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, 3 नंबर का भी। इन ये जो इधर साइड के जो टॉपिक्स हैं इनको आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। एम्ब्रियो कल्चर के बारे में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, एम्ब्रियो कल्चर या सेल कल्चर के बारे में बताइए। तो इस तरह से हमारी 3rd यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि आपको कम से कम इसमें 2 यूनिट बहुत अच्छे से तैयार करनी है। आपको 1st यूनिट और 3rd यूनिट बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। 2nd यूनिट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे आसान टॉपिक हैं। तो इस प्रकार से मिला के हमारा पेपर 3rd क्या हो जाएगा, एग्जाम में कवर हो जाएगा। दिक्कत आपको कहाँ पे आने वाली है, पेपर 1st और 2nd में, क्योंकि उनके एग्जाम भी एक ही दिन है और इसमें तो फिर अलग दिन एग्जाम होगा और वैसे पेपर भी सबसे आसान है। इसलिए आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, पेपर 1st और 2nd पे। पेपर 2nd में फिजियोलॉजी होती है, उसको आप आसानी से क्लियर कर ही सकते हैं। आपको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, पेपर 1st पे। इसलिए आप जितना समय आप लगा सके आप पेपर 1st पे लगाइए। सभी यूनिट में क्वेश्चंस आपको करने से बढ़िया है किसी एक यूनिट के प्रॉपर टॉपिक के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको, इनको आप ज़रूर पढ़ के जाएं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल आएँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। इसलिए पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट होती है वैसे तो, लेकिन फिर भी हमें जो संभावना लगती है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने बताए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।